सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। लेकिन आज का किस्सा बहुत अपने आप को नाराज़ करने वाला है, उदास करने वाला है। एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन जहाँ से हम सब मुंबई के पत्रकारों ने, ख़ास तौर पर क्राइम रिपोर्टर्स ने बहुत कुछ सीखा और कहा जाए कि हमारे लिए वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, सबसे बड़ा कॉलेज था। और जो भी मैंने अपनी ज़िंदगी में क्राइम रिपोर्टिंग में, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म में जो भी सीखा, मुझे लगता है वो 90% उसी इमारत से सीखा। लेकिन आज बड़े दुखी दिल से कहना पड़ रहा है कि वो इमारत जहाँ पे एक समय हमारे देश के महान शहीद बाल गंगाधर तिलक जी को रखा गया और उनके साथ बहुत सारे और स्वतंत्रता सेनानी जिनकी अंग्रेज हुकूमत पूछ पड़ताल किया करती थी, उनको वहीं ले जाया जाता था और वहाँ से हिस्ट्री बदलती है तो देश आज़ाद होता है, इतिहास का नया पन्ना आता है। तो उन्हीं लॉकअप्स में जहाँ एक ज़माने में हमारे बड़े देश के जो लिए लड़ने वाले जुझार लोग थे, उनकी जगह लॉकअप में भरने लगे पैटी क्रिमिनल, जेब कतरे, चोर, उचक्के और उसके साथ बड़े धुरंधर किस्म के क्रिमिनल जो कई कत्लों में शामिल थे। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का कोई ऐसा नाम नहीं है जिसने क्राइम ब्रांच के इंटरोगेशन रूम में मार नहीं खाई, जिसको कपड़े उतार के नंगा नहीं किया गया। आधी रात को उस इंटरोगेशन रूम से आवाज़ें निकलती, मैंने खुद सुनी है। लोग कहते थे वहाँ की दीवारें बोलती हैं, वो दीवारें नहीं बोलती थी। सब दफ्तर बंद होने के बाद जब रात को इन लोगों से सच उगलवाया जाता था तो लोग कहते थे भूत प्रेतों की आवाज़ आती है। लेकिन अंडरवर्ल्ड वाले भी तो कम नहीं होते। उनमें कहावत थी कि जिस क्रिमिनल ने, जिस चोर ने, जिस मर्डर ने, जिस बैंक डकैत ने, किसी डाकू ने क्राइम ब्रांच नहीं देखी वो पैदा ही नहीं हुआ। मतलब जब कोई क्रिमिनल क्राइम ब्रांच के इंटरोगेशन सह के वापस आता था, उसके नंबर और बढ़ जाते थे, उसका रुतबा बढ़ जाता था। पुरानी कहावत है, जिसने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कहा जाता था जिसने क्राइम ब्रांच का लॉकअप नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, वो तो अपने आप को क्रिमिनल कहलाने के काबिल भी नहीं है। सो दोस्तों, यही लॉकअप है जिसमें एक ज़माने के कुख्यात क्रिमिनल, बिल्ला, रंगा, जितने अंडरवर्ल्ड के नाम आप ले लो, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, बड़ा राजन, अरुण गवली, ये वो सारे के सारे, और पुराने लोगों में से भी हाजी मस्तान, करीम लाला और जितने स्मगलर हुए नामचीन, सबकी हाजिरी वहाँ पे लगी हुई है। अगर वो रजिस्टर पुराने आप देखो, सबके नाम आपको मिलेंगे। सो दोस्तों, आज इस ऐतिहासिक इमारत को गिराया जा चुका है। पूरे का पूरा स्ट्रक्चर क्राइम ब्रांच का और उसके साथ इंटरोगेशन रूम का और साथ में लॉकअप का, सामने बैरक थी, सबको गिरा दिया गया। अब वहाँ क्या बनेगा पता नहीं। एक नया टावर बन जाएगा, नए ऑफिस खुल जाएंगे, अफसर लोगों की पार्किंग का लॉट बन जाएगा। इस सब घटना को लेकर कैसे इस इमारत की स्थापना हुई, इसका पूरा इतिहास सुनाएंगे हमारे सहयोगी संदेश मुंबई से। बहुत मेहनत करके उन्होंने निकाला इतिहास, कैसे कहाँ से ये इमारत शुरू हुई, कैसे बनी, कौन कौन लोग वहाँ पे गए। बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री का वो हिस्सा, इतिहास का हिस्सा संदेश ढूंढ के लाए हैं। सुनिए हमारी संदेश से बात। हाँ जी, बताइए कैसे सब किस्सा शुरू हुआ। बाल गंगाधर तिलक से लेकर शुरू हुआ था इस क्राइम ब्रांच के लॉकअप का मामला।
हाँ सर, वो बाल गंगाधर तिलक जी का मामला तो है, लेकिन ये किस्सा हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग था मुंबई क्राइम ब्रांच का, हाँ जी। वो अभी फिलहाल टूटा हुआ है, वहां पे नया बिल्डिंग बनने जा रहा है। ओके। तो ये जो बिल्डिंग अभी टूटा है ना सर, ये 117 साल पुराना है। ओके। हाँ, और बात क्या है ना सर, ये बांध के इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हुई थी 1908 में। ओके। हाँ, तो 1908 में जब ये बांधा गया ना सर, तो उस समय मुंबई की जो पुलिस कमिश्नर थे ना, हाँ। वो थे हेनरी जॉर्ज जेल। हाँ जी। हाँ, उनकी फोटो हमारे पास आई है, वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। ठीक है। तो उनके कार्यकाल में ये 1908 में ये बिल्डिंग पूरी हुई, कंस्ट्रक्शन इसका। ओके। तो अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें ना सर, तो ये बिल्डिंग पूरी तरह पत्थर से बनाई हुई है। हाँ। और इसके कंस्ट्रक्शन में जो पत्थर यूज हुआ है ना, हाँ। वो मलाड स्टोन नाम का पत्थर आता था उस समय। ओके। हाँ, वो हल्का पीले रंग का होता था, उसमें हल्का शेड होता था पीले रंग का, तो उस पत्थर का इसमें यूज किया गया है। ओके। और दूसरी सर बात क्या है, इसके कंस्ट्रक्शन की जो थीम है या इसका जो स्टाइल है ना, हाँ। उसमें दो थीम्स यूज की गई है, जिसमें एक है गॉथिक रिवाइवल और दूसरी है गॉथिक वेनेशियन। ओके। गॉथिक रिवाइवल जो थीम है ना सर, उसमें क्या होता है, उस बिल्डिंग का जो लुक है वो हिस्टोरिकल आता है। ओके। हाँ, और गॉथिक वेनेशियन थीम क्या है सर, जो बाहर के साइड पे यूज की गई है, हाँ। उसमें पत्थर थोड़े रंग बिरंगे या थोड़े शाइनिंग किस्म के यूज किए जाते हैं। ओके। तो इन सारी चीजों का यूज करके ये बिल्डिंग उस समय 1908 में खड़ी की गई थी। और ये 2 मंजिला बिल्डिंग थी सर। हाँ जी। हाँ, और इसके अंदर लकड़ी का भी काम किया गया था, तो उसमें सागवान की लकड़ी यूज की गई थी। हाँ। हाँ, तो ऐसा इसका कंस्ट्रक्शन 1908 में पूरा हुआ। लेकिन सर बात क्या है, 1908 में ये पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हुई थी बिल्डिंग। हाँ। इसका पूरा इस्तेमाल 1909 में शुरू हुआ था। ओके। अभी किस्सा क्या है सर, 1908 में इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा होते ही इसके शुरुआत के 2-3 महीनों में ही एक बड़ा किस्सा हो गया। हाँ। मुजफ्फरपुर जो है ना, हाँ। वहां पे सर क्या हुआ, एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनका नाम था किंग्सफोर्ड, वो मजिस्ट्रेट थे मुजफ्फरपुर के। ओके। और वो किंग्सफोर्ड ना इसलिए मशहूर थे कि जो फ्रीडम फाइटर है हमारे इंडिया के, हाँ। वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से अरेस्ट होते थे ना, हाँ। तो ये मैजिस्ट्रेट किंगफोर्ड उनको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए मशहूर थे। ओके। तो इस बात का गुस्सा हमारे फ्रीडम फाइटर खुदीराम बोस जी के मन में था। ओके। तो उन्होंने मुजफ्फरपुर में क्या किया, वो किंग्सफोर्ड की गाड़ी पे बम से हमला कर दिया। ओ। हाँ, लेकिन जब हमला हुआ तब किंग्सफोर्ड दूसरी गाड़ी में थे। हाँ। तो जिस गाड़ी पे बम फेंका गया उसमें 2 ब्रिटिश लेडीज थी, वो मारी गई। ओके। तो बाद में वो खुदीराम बोस अरेस्ट हो गए थे। हाँ। ये किस्सा है बम फेंकने का 30 अप्रैल 1908 का। हाँ। उसके थोड़े दिनों बाद क्या हुआ सर, बाल गंगाधर तिलक जी जो थे ना, हाँ। उन्होंने अपने 2 न्यूज़पेपर शुरू किए थे, केसरी और मराठा। हाँ जी। हाँ, तो केसरी में बाल गंगाधर तिलक जी ने इस बम हमले के बाद वो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये 2 फ्रीडम फाइटर के सपोर्ट में हाँ। एक आर्टिकल लिख दिया, ओके। जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ था। हाँ। उस आर्टिकल का टाइटल जो था ना सर, वो ऐसा था कि शूरवीरांना अभिवादन, मतलब सैल्यूट टू दी ब्रेव्स। हाँ जी। हाँ, तो इस वजह से वो बाल गंगाधर तिलक जी ब्रिटिश गवर्नमेंट की आंख में खटक गए। ओके। हाँ, और उसके थोड़े दिनों बाद 12 मई 1908 को वो बाल गंगाधर जी ने केसरी न्यूज़पेपर में एक दूसरा आर्टिकल लिखा, जिसका टाइटल था देशाचे दुर्दैव, मतलब देश की बदकिस्मती। ओके। और उसमें इन्होंने ये सब चीजें विस्तार से लिखी कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट धर्म के नाम पे इंडिया के लोगों को डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाती है। ओके। तो वो जो आर्टिकल है ना, हाँ। उसका मैंने फोटो आपको भेज दिया है डेट के साथ। ओके। ठीक है। हाँ, प्रूफ के तौर पर। तो ये आर्टिकल है, ये 12 मई 1908 का है। हाँ। अब ठीक इसके 3 दिन बाद क्या हुआ सर, 15 मई 1908 को बाल गंगाधर तिलक जी मुंबई आए हुए थे। ओके। अब मुंबई पुलिस कमिश्नर का जो ऑफिस है ना, क्रॉफर्ड मार्केट, हाँ। उसी के नजदीक उनका एक घर था जिसका नाम था सरदार गृह। ओके। वहां पे आके वो रुके हुए थे। हाँ।
और आए थे अपने न्यूज़पेपर के काम के सिलसिले में। ओके, तो ये पेपर कहाँ से निकालते थे, केसरी और दूसरा? वो केसरी और मराठा मेरे ख्याल से ना शायद सर पुणे से निकालते थे, क्योंकि पुणे के जो गोपाल गणेश आगरकर थे ना, हाँ, वो भी इनके साथ थे उस काम में। ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो वो मुंबई आए हुए थे 15 मई 1908 को अपने न्यूज़पेपर से रिलेटेड किसी काम के लिए। हाँ और इनके जो एडिटर थे ना, हाँ उनका नाम था खाडिलकर। हाँ, हाँ, वो पीके खाडिलकर थे शायद, वो भी इनके साथ थे मुंबई में उस वक्त। ओके तो ये कमिश्नर ऑफिस के नजदीक इनका घर था, जिसका नाम था सरदार गुरव, वहां पे रुके हुए थे। ओके। तो वहां से लोकमान्य तिलक जी को वो 2 न्यूज़पेपर आर्टिकल्स की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया। ओ, अरेस्ट करने के बाद वो जो मुंबई क्राइम ब्रांच का बिल्डिंग उस समय नया नया बना हुआ था ना, हाँ, वहां पे उनको इंक्वायरी के लिए ले जाया गया। ओके। हाँ, तो मतलब फ्रीडम फाइट से जुड़ा हुआ या फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ा हुआ पहला ही किस्सा उस मुंबई क्राइम ब्रांच की बिल्डिंग में ऐसा हो गया था। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और लोकमान्य तिलक जी को वहां से इंटरोगेशन करने के बाद, अरेस्ट करने के बाद, मुंबई में ही उनके ऊपर केस चला और बाद में उनको म्यांमार की जेल में 6 साल के लिए सजा के लिए भेजा गया था। ओ, और ये जो पूरा केस है ना सर लोकमान्य तिलक जी का, ये हुआ था बॉम्बे पुलिस कमिश्नर हेनरी जेल के कार्यकाल में। ओके और उस समय ये केस तिलक दंगल के नाम से बहुत फेमस हुआ था। ओके। और वो हेनरी जेल के कार्यकाल में हुआ था, और उन्होंने लोकमान्य तिलक को जेल भेजा था ऐसा करके। जो उस टाइम के कांस्टेबल या बाकी स्टाफ रहता था ना पुलिस का, हाँ, वो हेनरी जेल को जेल साहब ही कहा कहते थे। ओके हाँ, मतलब उनका सरनेम भी जेल था, और ये तिलक जी का केस भी हो गया था। ओके। हाँ, ऐसा वो किस्सा उसका में हो गया था वो क्राइम ब्रांच की बिल्डिंग में। ठीक है, बढ़िया और बढ़िया। दूसरी बात सर, उसके अगले साल 1909 में ये बिल्डिंग पूरी तरह से वो हो गई, एक्टिवेटेड हो गई। हाँ, तो उसके अंदर कई सारे वो पुलिस के डिपार्टमेंट खुल गए। उसमें सबसे पहला जो खुला था वो था मोडस ऑपरेंडी सेल। हाँ, मोडस ऑपरेंडी सेल में अगर कोई केस होता है तो आरोपी क्रिमिनल्स ने वो केस को किस तरह से अंजाम दिया, क्या हाँ, तरीका अपनाया, उसका हाँ, रिकॉर्ड रख के स्टडी किया जाता है। ठीक है। बाद में तो उसमें एंटी एक्सटॉर्शन सेल, एंटी नार्कोटिक सेल, डिटेक्शन ब्रांच, ऐसे सब बन गए। हाँ हाँ। हाँ, तो ये किस्सा हुआ था। ना उसके साथ में इनका लॉकअप था, बहुत जबरदस्त लॉकअप, जिसमें पूरे मुंबई के अंडरवर्ल्ड के सब लोगों ने वहां रातें काटी हैं। जी जी। ठीक है ठीक है ठीक है। सो दोस्तों, सुना आपने कितनी अहम भूमिका इस इमारत ने निभाई अपने 117 साल के इतिहास में। ये बातें संदेश ने हमें बताई, मुझे भी नहीं मालूम था। लेकिन कहते हैं ना, 1 1 और 2 11, जब 2 लोग मिल जाते हैं तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो बढ़ जाता है। तो ये वही इमारत है जहाँ पे मैंने अपने क्राइम रिपोर्टिंग के कैरियर की शुरुआत की थी। उस प्रेस रूम में जाके सुबह बैठते थे, आधा दिन तकरीबन वहाँ बैठना। प्रेस रूम में जो पूरे मुंबई में क्राइम हुआ होता था उसकी पूरी एक रिलीज, एक पीआरओ हमारे पुलिस के हुआ करते थे, बदलते रहे समय समय पे। एसीपी रैंक के ऑफिसर हुआ करते थे। वो प्रेस रिलीज पूरी मुंबई के पुलिस स्टेशन में कौन पकड़ा गया, कौन छोड़ा गया, कहाँ मर्डर हुआ, वो साइक्लो स्टाइल करके प्रेस नोट वहाँ पे पड़े होते थे, वो हम सब पढ़ते थे। और उसके बाद जो इंटरेस्टिंग केस लगता था उसकी हम आगे उसकी जो पैरवी होती है वो किसी कंसर्न्ड ऑफिसर के पास जाके उसकी कंफर्मेशन कर लेते थे। क्राइम ब्रांच की सब यूनिट उस ज़माने में इसी इमारत में बैठा करती थी 1 से लेकर 9 तक। उसके बाद तो अलग-अलग जगह पे कोई यूनिट कांदीवली भेज दिया, कोई बैंड्रा भेज दिया, कोई साइन भेज दिया, कोई कहीं भेज दिया। लेकिन उस ज़माने पे पूरा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था। वहाँ से पूरी खबरें इकट्ठी करके हम लोग अपने अपने अखबारों में, वहाँ पे पीटीआई का रिपोर्टर रोज आता था, यूएनआई का रिपोर्टर आता था,
सब अखबारों के रिपोर्टर वहाँ पे, क्राइम रिपोर्टर दिन में एक बार जरूर आते थे। तो वो तो हमारे लिए खबरों का मक्का था। वहाँ जाके इबादत करना हम सबका कर्तव्य बन गया था। और वहीं से हमारी सारे पुलिस अफसरों से मुलाकात होती थी, एक ही जगह पे, आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था। तो कोई नया पुलिस कमिश्नर आया तो नीचे प्रेस रूम में आके, अपने दफ्तर में कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे, वो नीचे हमारे प्रेस रूम में आके फंक्शन कर लेते थे छोटा सा। जो नया पुलिस कमिश्नर है उसको इंट्रोड्यूस कर देते थे, जो पुराना जा रहा है उसको फेयरवेल दे देते थे, या अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी हो गई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में तो हम उनको बाद में 1-2 दिन के बाद अपने प्रेस रूम में बुला लेते थे, या उसी दिन बुला लेते थे शाम को फेयरवेल देने के लिए। मेरे पास काफ़ी सारी तस्वीरें मिली हैं मुझे, जहां उस ज़माने के पुलिस कमिश्नर D.H. सोमन या V.K. सराफ, एस भावे, सुधाकर भावे, एस रामामूर्ति, जो समय पे रहे सबकी तस्वीरें, अमरजीत सिंह समरा, वो के बाद सारे ऑफिसर जितने आए। लेकिन दोस्तों, इस इमारत ने बहुत कुछ देखा। ये वही इमारत है जहां 93 बॉम्ब ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन हुई थी। जितने अक्यूज के नाम अपने अखबारों में पढ़े, उन सब को हमने, जो पकड़े गए थे, जो देश छोड़ के भाग गए उनकी बात छोड़िए, जो पकड़े गए थे सबको हम रोज़ क्राइम ब्रांच में देखा करते थे। तब पता चला कि क्रिमिनल किस किस्म के होते। ये वही लॉकअप है जहाँ से कहा जाता है कि मुंबई क्राइम ब्रांच के लॉकअप से कभी कोई भागा नहीं, लेकिन 2-3 इंसिडेंट हुए हैं जब लोग वहाँ से भागे। सबसे मशहूर भागने वाले थे रंगा बिल्ला, जिन्होंने दिल्ली में एक नेवल ऑफिसर के बच्चे, बेटे और बेटी को किडनैप करके कत्ल कर दिया था। वो रंगा बिल्ला भी इसी लॉकअप में रखे गए थे। बहुत बार देखा मैंने उनको, और उसके बाद वो चले भाग गए जेल तोड़, लॉकअप तोड़ के। बहुत बड़ी नमोशी मुंबई पुलिस को बर्दाश्त करनी पड़ी। इसी लॉकअप में मैंने भोपाल के बहुत बड़े नामचीन लीडर थे अंडरवर्ल्ड के, उनको मैंने देखा वहाँ पे। इसी तरह कालिया एंथनी, संजय दत्त की तो इंटरव्यू मैंने उसमें लॉकअप में की थी, पुलिस की कस्टडी में था जब। तो जितने बड़े नामचीन अफसर निकले बाद में, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, सब वहीं पे होते थे, वहीं से निकलते थे। उसके बाद 2008 में मुंबई पे हमला हुआ। उसका जो मेन अक्यूज एक ही बचा था, उसको भी इसी क्राइम ब्रांच की बिल्डिंग में राकेश मारिया ने इंटरोगेट किया था, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। सो वो इमारत की हर पत्थर, जिस पत्थर की इमारत बनी है उसमें से हर पत्थर पे एक क्रिमिनल का नाम लिखा हुआ। पता चलता था कि कितने क्रिमिनल वहाँ पे आए, कितने गए, कितने मरे, कितने मार दिए गए, कितने एनकाउंटर हुए, सब कुछ वहीं से प्लान होता था, चलता था। मनिया सुरवे को मारने की, एक एनकाउंटर की पूरी प्लानिंग इसी इमारत से हुई। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास का ज़ख़ीरा लेके बैठी थी ये बिल्डिंग, जिसको अब गिरा दिया गया। मुझे नहीं लगता आने वाले समय में जो क्राइम रिपोर्टर आज काम कर रहे हैं मुंबई में, वो कहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह से इकट्ठी कर सकेंगे। उनका काम बहुत बढ़ गया लगता। तो एक बार फिर संदेश को मेरा धन्यवाद। एक पुरानी हिस्ट्री, इतिहास 117 साल पुराना निकाल के लाया और आप लोगों से साझा किया। आने वाले दिनों में हो सकता है हम एक क्राइम ब्रांच की सीरीज शुरू करें। किन किन क्रिमिनल्स को मैंने किस किस हालत में क्राइम ब्रांच में देखा, क्या उनकी हालत थी, क्या पहनते थे, कैसे चलते थे, क्या हुलिया होता था,
ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें होगी। तो आप अपने कमेंट जरूर दीजिए कि इस किस्म की नई सीरीज शुरू करें या ना करें। अगर आपका इसमें कोई इंटरेस्ट है तो हमें बताइए ज़रूर। बहुत नई बातें निकल के आएंगी जब हम इससे महारत की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।